नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। आज फिर आए हैं, हम लोग देखेंगे क्राउन का सेट नंबर 6। इससे पहले हम लोगों ने 1 से लेकर 5 सेट देखे पूरे विस्तार के साथ। और क्राउन की तरफ से ये बिहार आगामी आने वाले बिहार दरोगा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेट है, तो पूरा वीडियो आप लोग देखिएगा। चलिए दोस्तों, देखते हैं आज का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। तो कौन सा अभिलेख? तो अशोक के रुमनदई अभिलेख। अशोक के रुमनदई अभिलेख जो कहाँ है? नेपाल में है। उससे पता चलता है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी के बुद्ध का जन्म स्थान होने के कारण इसे कर से छूट देने का भी उल्लेख है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, जैन धर्म का आधार बिंदु है। तो जैन धर्म का आधार बिंदु है अहिंसा। ऑप्शन नंबर सी। क्या है? अहिंसा। वहीं बात करें, अहिंसा का पूर्ण रूप से पालन के लिए कुछ आचार बनाए गए थे, कुछ आचार नियम बनाए गए थे। वो क्या थे? चर्या समिति, भाषा समिति, ऐसन समिति, आदान निक्षेप समिति, युद्ध सर्ग समिति, ये सारी समितियां बनाए गए थे। चलिए दोस्तों, देखते हैं अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिंद यवन शासक ने शीशे के सिक्के जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के किसने जारी किए थे? तो शीशे के सिक्के जारी किए थे स्ट्रेटो द्वितीय ने। ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रेटो द्वितीय ने। भारत पर पहला आक्रमणकारी कौन था? तो पहला आक्रमणकारी था डेमेट्रियस प्रथम। उसने अपने 2 सेनापति अपोलोडोटस तथा मिनांडर की सहायता से आक्रमण किया था तथा सिंध नदी पार करते हुए चित्तौड़ पर अधिकार कर लिया था। अच्छा, यूडीडेमस शाखा से संबंधित था मिनांडर। इसके बाद उसका उत्तराधिकारी हुआ था स्ट्रेटो प्रथम, और इस स्ट्रेटो प्रथम के बाद हुआ था स्ट्रेटो द्वितीय। इन्होंने ही सिक्के सबसे पहले शीशे के सिक्के जारी किए थे। चलिए देखते अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा युग्म सुलेमित नहीं है? देख लेते हैं कौन सुलेमित नहीं। पानीपत का प्रथम युद्ध 26 में, खानवा 27 में, घग्गर का युद्ध 29 में और चांदेरी का युद्ध 30 में। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। ऑप्शन नंबर डी, चांदेरी का युद्ध। तो चांदेरी का युद्ध हम लोग जानते हैं 1528 ईस्वी में होता। 1528 ईस्वी में हुआ था, जिसमें बाबर ने मेदिनी राय को हराया था। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को हराया। खानवा के युद्ध में राणा सांगा को हराया। और चांदेरी का युद्ध में किसे हराया? मेदिनी राय को हराया था। और ये घाघरा का युद्ध में अफगान शासक महमूद लोदी को हराया था। चलिए देखते अगला प्रश्न है, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो झगड़े का जड़ था कांधार। ऑप्शन नंबर बी। क्या था? कांधार झगड़े का। कांधार ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े का जड़ था। कांधार राज्य का राजनीतिक और आर्थिक दोनों दृष्टियों से महत्वपूर्ण स्थान था। यह मुगल और फारस के साम्राज्य के सीमा पर स्थित था, इसलिए यह जो है दोनों के बीच झगड़े का जड़ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली में खगोलीय वेधशाला, जिसे जंतर मंतर कहते हैं, बनवाए? तो किसने बनवाया? जय सिंह द्वितीय ने बनवाया। ऑप्शन नंबर डी, जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया? जय सिंह द्वितीय ने कराया। इसका निर्माण महाराणा जय सिंह ने 1724 ईस्वी में करवाया था। 1724 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध संबंधित है। तो तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत नागपुर से हुआ था। कहाँ से हुआ था? नागपुर से हुआ था। 1818 ईस्वी में अप्पा साहेब ने नागपुर के ब्रिटिश रेजिमेंट पर हमला कर दिया था। पेशवा ने पूना रिजेंसी पर हमला कर दिया था। दूसरी तरफ से होलकर स्थित ब्रिटिश रिजेंसी पर हमला कर दिया था। पेशवा किरकी की लड़ाई में तथा सेस्ती की लड़ाई में अंतिम रूप से पराजित हो गया। अप्पा साहेब शीतलवर्डी की लड़ाई में पराजित हुआ और होलकर महिदपुर में पराजित हुआ। ब्रिटिश ने तीनों से अलग अलग संधियां की थी। चलिए दोस्तों, देखते अगला प्रश्न है, जनगण मन पहली बार किस अवसर पर गाया गया था? तो जनगण मन पहली बार
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन 1911 में जो कलकत्ता में हुआ था उसमें गाया गया था। ऑप्शन नंबर सी। इसकी अध्यक्षता कर रहे थे विशन नारायण धर। कौन कर रहे थे? विशन नारायण धर। वहीं हम लोग जानते हैं जनगण मन गाया था 11 में, और 1886 में क्या गाया था? तो 1886 में हमारा क्या गाया गया था? वंदे मातरम। वंदे मातरम जो हमारा राष्ट्रीय गीत है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के समय दिया था। कब दिया था? असहयोग आंदोलन के समय। यह शुरुआत कब हुआ था? 1 अगस्त 1920 ईस्वी को गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था, जो कांग्रेस के सितंबर के कलकत्ता अधिवेशन तथा दिसंबर नागपुर के विशेष अधिवेशन में पारित हुआ था। गांधी जी का मानना था अंग्रेज भारत में भारतीयों के सहयोग के बिना नहीं रह सकते, क्योंकि उनका हर कार्य भारतीयों द्वारा ही संपन्न किया जाता है। अतः उन्होंने जो असहयोग आंदोलन स्टार्ट किया था और इसी में उन्होंने नारा दिया था 1 वर्ष में स्वराज। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सच्चिदानंद सिन्हा किसके साथ जुड़े थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा भारत छोड़ो आंदोलन के साथ जुड़े थे। ऑप्शन नंबर ए, भारत छोड़ो आंदोलन से जुड़े थे। बिहार को बंगाल से पृथक राज्य के रूप में स्थापित कराने वाले लोगों में उनका प्रमुख स्थान है। किनका? सच्चिदानंद सिन्हा का। इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन में सक्रिय भागीदारी निभाई थी। चलिए दोस्तों प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है? तो मणिपुर की सीमा नहीं मिलती। बांग्लादेश से भारत के 5 राज्य सीमा साझा करते हैं: असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और पश्चिम बंगाल। अच्छा, भारत बांग्लादेश के बीच सीमा साझा कितना किलोमीटर करता है? तो 4096 किलोमीटर। सबसे अधिक भारत बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। वहीं बांग्लादेश कौन से भारतीय राज्य से सबसे अधिक सीमा साझा करता है? तो पश्चिम बंगाल से 2217 किलोमीटर। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। देख लेते हैं। मरखा घाटी, तो मरखा घाटी कहाँ है? हम लोग सेट में भी पढ़े हैं। मरखा घाटी है जम्मू कश्मीर में। कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। वहीं बात करें जुकू घाटी, तो जुकू घाटी हम लोग जानते हैं नागालैंड में। सांगला घाटी ये भी हम लोगों ने देखा है। सांगला घाटी कहाँ है? तो सांगला घाटी हिमाचल प्रदेश में। और युथांग घाटी ये सिक्किम में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। 3, 4, 2, 1। चलिए प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सुनियोजित नगर राजधानी नगर नहीं है? तो बेंगलुरु नहीं। ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, चंडीगढ़ की बात है तो चंडीगढ़ का वास्तुकार कौन था? ली कार्बूसियर। कौन था? ली कार्बूसियर। वहीं चंडीगढ़ हम लोग जानते हैं यह हरियाणा और पंजाब की राजधानी है। वहीं भुवनेश्वर की बात करें, इसे टेम्पल सिटी और स्पोर्ट कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। वहीं बात करें गांधीनगर, तो गांधीनगर हम लोग जानते हैं यह गुजरात की राजधानी है। और यह राजधानी गुजरात की 1970 से है। कब से है? 1970 से है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? तो कौन सही नहीं है देख लेते हैं। महानदी का उद्गम छत्तीसगढ़ के पठार से होता है। बिल्कुल सही है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल महाराष्ट्र से। बिल्कुल सही। कावेरी नदी का उद्गम स्थल आंध्र प्रदेश से। ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी, सी। ऑप्शन नंबर सी। कावेरी नदी की बात है तो कावेरी नदी जिसे दक्षिण की गंगा, जिसे दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं, और गोदावरी को हम लोग दक्षिण की गंगा कहते हैं। तो कावेरी नदी इसका उद्गम स्थल कहाँ है? पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला के ब्रह्मगिरी से है। कहाँ से? ब्रह्मगिरी से है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो बाढ़ उत्तर प्रदेश और बिहार के मैदान। वहीं भूकंप, तो भूकंप का क्षेत्र हिमालय का गिरिपात क्षेत्र। वहीं सूखा का क्षेत्र मध्य पूर्वी भारत। और चक्रवात झारखंड और उड़ीसा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा भारत का सबसे पुराना जल शक्ति उत्पादन केंद्र है? तो भारत का सबसे पुराना जल शक्ति
उत्पादन केंद्र है शिव समुद्रम, ऑप्शन नंबर डी। कौन है? शिव समुद्रम है। वहीं बात करें 1897 में दार्जिलिंग में निर्मित सिंद्रापोंग जल विद्युत केंद्र भारत ही नहीं बल्कि एशिया का सबसे पहला जल विद्युत केंद्र के रूप में स्थापित किया गया था। वहीं 1902 ईस्वी में कर्नाटक के चामराजनगर जिले में कावेरी नदी पर निर्मित शिव समुद्र जल विद्युत केंद्र भारत की दूसरी जल विद्युत केंद्र है, जिसके वास्तुकार थे मैसूर राज्य के दीवान कुमारपुरम सिद्धात्री। अतः प्रश्न में जो ऑप्शन है, तो ऑप्शन में तो यहाँ पे दार्जिलिंग नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा शिव समुद्रम। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है इनमें से कौन सा खरीफ फसल नहीं है? तो खरीफ फसल कौन नहीं है? चना। हम लोग जानते हैं चना एक रबी फसल है। खरीफ फसल की बुआई जून जुलाई में की जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। वहीं खरीफ फसल तो चावल, सोयाबीन, दलहनी, ज्वार, मक्का, बाजरा ये सारे खरीफ फसल हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है ऑपरेशन फ्लड का संबंध किससे है? तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध है दूध उत्पादन एवं वितरण, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। ऑपरेशन फ्लड जिसे श्वेत क्रांति के नाम से भी जानते हैं। श्वेत क्रांति की शुरुआत भारत में डॉक्टर वर्जिन कुरियर के द्वारा 1970 के आसपास शुरू किया गया था। 1970 के आसपास शुरू किया गया था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है भारत के राज्यों में प्रस्तावित आणविक शक्ति केंद्रों से संबंधित निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुलेमित नहीं है? तो कौन सही सुलेमित नहीं? देख लेते हैं। जैतपुर महाराष्ट्र सही है। मीठी बिरडी गुजरात ये भी सही है। हरिपुर हरियाणा ये गलत है। हरिपुर हरियाणा नहीं, ये गलत है। अकोबड्डा आंध्र प्रदेश ये सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना। केंद्रीय धान अनुसंधान संस्थान ये कटक में है। कहाँ है? कटक में है। वहीं बात करें केंद्रीय खेती प्रणाली अनुसंधान निदेशालय ये मेरठ में है। कहाँ है? मेरठ में। भारतीय मृदा विज्ञान संस्थान ये भोपाल में है। और सस्य वानिकी का राष्ट्रीय शोध संस्थान ये झांसी में है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 2134। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। पृथ्वी सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है कब? यानी कब उपसौर की घटना होती है? तो उपसौर की घटना कब होती है? 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। वहीं बात करें अपसौर की, तो अपसौर यानी पृथ्वी जो है सूर्य से अधिकतम दूरी पे होती है कब? तो 4 जुलाई को। 4 जुलाई को अपसौर की घटना होती है। वहीं 3 जनवरी को उपसौर की घटना होती है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है नया नाम और पुराना नाम। तो किस देश का पुराना नाम क्या था? तो श्याम थाईलैंड का पुराना नाम था। वहीं फार्मोसा यह ताइवान का पुराना नाम था। और मोसोपोटामिया हम लोग जानते हैं यह इराक का पुराना नाम था। और बर्मा म्यांमार का पुराना नाम था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर देख लेते हैं। इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है किस देश को सफ़ेद हाथी की भूमि कहा जाता है? तो थाईलैंड को। ऑप्शन नंबर बी। थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है, क्योंकि सफ़ेद हाथी मुख्यतः थाईलैंड में ही पाई जाती है और यह हाथी की दुर्लभ प्रजाति है। इसकी अधिकांश संख्या थाईलैंड में है। उसके बाद लाओस, म्यांमार में भी इसकी कुछ प्रजातियां है। चलिए अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा द्वीप है? तो संसार का सबसे बड़ा द्वीप है ग्रीनलैंड। ऑप्शन नंबर बी। कौन है? ग्रीनलैंड जिसका क्षेत्रफल है लगभग 21,30,800 वर्ग किलोमीटर। उसके बाद न्यू गिनी का नंबर आता है और उसके बाद बोर्नियो का नंबर आता है। बोर्नियो तीसरा पे है, न्यू गिनी दूसरा पर है। मेडागास्कर की बात करें तो यह चौथे स्थान पर है।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि क्या हुआ था, कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था, इसलिए उसी दिन संविधान को लागू करने का निर्णय लिया गया था। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय गणराज्य के संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? तो हम लोग जानते हैं प्राण और दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी। वही 19 हम लोग जानते हैं स्वतंत्रता का अधिकार, इसमें 6 तरह का स्वतंत्रता है, 19 का एक में ही प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। संसदीय शासन में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? तो ये वास्तविक में प्रधानमंत्री के पास होती है। किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है, जिसमें राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान होता है। राष्ट्रपति केवल औपचारिक प्रधान होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। राज्यसभा की निश्चित सदस्य संख्या क्या है? तो राज्यसभा के निश्चित सदस्य संख्या है 250, 250 है। अनुच्छेद 80 के एक के तहत राज्यसभा में अधिकतम 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें 238 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों से चुने जाते हैं, जबकि 12 राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अच्छा, इसके बाद वर्तमान में राज्यसभा में कुल 245 सदस्य हैं। कितने? 245 सदस्य हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। कैसे? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद जो है सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला। तो भारत में किसी भी राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? सरोजिनी नायडू थी। यह उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। कब? तो यह 1947 से 1949 तक उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी। सरोजिनी नायडू का जन्म 13 फरवरी को हुआ था और इसीलिए 13 फरवरी को हम लोग राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है भारत में चलित मोबाइल यानी मोबाइल कोड के सूत्रधार कौन थे? तो डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ऑप्शन नंबर सी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को चलित न्यायालय का जनक माना जाता है। यह इन्हीं की परिकल्पना थी। 4 अगस्त 2007 को हरियाणा के मेवात जिले में स्थित पुन्हासा देश में पहली मोबाइल अदालत का उद्घाटन किया गया, इसका शुभारंभ न्यायाधीश KG बालकृष्णन ने किया था। तो सबसे पहले हरियाणा में स्टार्ट हुआ था। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम में सशस्त्र बल की परिभाषा में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है? तो कौन शामिल नहीं है? नौसेना शामिल है, राज्यों के सशस्त्र बल ये शामिल नहीं है, नौसेना, थल सेना और वायुसेना ये तीनों शामिल होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लाया जा सकता है। तो भारतीय संविधान में संशोधन के लिए विधेयक लोकसभा या राज्यसभा किसी में लाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर सी। दोनों में कहीं भी प्रस्तुत किया जा सकता है। चलिए दोस्तों देखते हैं पंचायत समिति के सदस्य। तो पंचायत समिति के सदस्य प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है आंतरिक सुरक्षा एकेडमी अवस्थित है। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी यह माउंट आबू में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए। आंतरिक सुरक्षा एकेडमी माउंट आबू में अवस्थित है और यह गृह मंत्रालय के अधीन आता है। किसके अधीन? गृह मंत्रालय के अधीन। अगला प्रश्न है सबसे लंबा जीवित वृक्ष है। तो सबसे लंबा जीवित वृक्ष होता है सिकोया का। ऑप्शन नंबर बी। सिकोया सबसे लंबा जीवित वृक्ष सिकोया का होता है। यह संयुक्त राज्य अमेरिका यानी USA के उत्तरी कैलिफोर्निया में पाया जाता है। इसकी लंबाई लगभग 100 से 115 मीटर होती है। 100 से
15 मीटर होती है। चलिए देखते हैं। प्रश्न है, द रोड अहेड पुस्तक के लेखक हैं, तो इसके लेखक कौन है? तो इसमें सुधार लीजिएगा, विल गेट्स। इसके लेखक कौन है? विल गेट्स इसके लेखक हैं, बिल क्लिंटन नहीं, विल गेट्स। ऑप्शन नंबर डी, विल गेट्स जो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के सह संस्थापक और उसके पिछले अध्यक्ष और सीईओ थे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, सवाना घास का मैदान कहाँ पर पाया जाता है? तो सवाना घास का मैदान अफ्रीका में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी, कहाँ? अफ्रीका में पाए जाते हैं। अफ्रीका के केनिया तंजानिया वाले क्षेत्र में पाए जाते हैं। इसका सर्वाधिक विस्तार अफ्रीका में है। चलिए देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न है, किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया गया था किस वर्ष? तो किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ किया था तो 1998-99 में। ऑप्शन नंबर सी, 1998-99 में किसान क्रेडिट कार्ड योजना का प्रारंभ 1998-99 में किया गया था। इस योजना का उद्देश्य बैंकिंग व्यवस्था से किसानों को समुचित और यथासंभव सरल एवं आसान तरीके से आर्थिक सहायता दिलाना, ताकि खेती एवं जरूरी उपकरणों की खरीद के लिए उनके वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति की जा सके। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है, योजना अवकाश की अवधि का संबंध है। तो योजना अवकाश कब रहा था? तो योजना अवकाश हम लोग जानते हैं 66 से लेके 69 तक, 66 से लेके 69 तक योजना अवकाश रहा था। तृतीय पंचवर्षीय योजना की समाप्ति 66 में हुई। चौथी पंचवर्षीय योजना प्रारंभ 69 से हुआ था। इस अवधि में 1 अप्रैल 66 से 31 मार्च 69 तक 3 वर्ष में कोई भी पंचवर्षीय योजना अस्तित्व में नहीं आई, और इसलिए यह जो है योजना अवकाश कहा जाता है। प्रश्न है, 24 लड़के तथा उनके शिक्षक की औसत आयु 15 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु हटा दी जाए तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी हो जाती। तो शिक्षक की आयु, तो 24 लड़के और एक शिक्षक यानी 25 आदमी थे, उनका औसत आयु 15 था। शिक्षक हटा यानी एक आदमी घटा, तो जो घटा है तो एक आदमी घटा है और औसत आयु में जो है 1 वर्ष की कमी आई। तो औसत आयु में 1 वर्ष की कमी आई तो उसको 24 से गुना कर देते हैं, 24 से गुना कर देते हैं। और औसत आयु 15 है तो 15 जोड़ 1 गुना 24, तो 15 जोड़ 24 कितना होगा? 39। कितना होगा? 39। तो उसकी आयु कितनी थी? 39 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। चलिए प्रश्न, एक वृत्ताकार की त्रिज्या 31% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की बढ़ोतरी होगा? तो ये भी फॉर्मूला पर है। तो 31 जोड़ 31 प्लस ए स्क्वायर यानी 31 गुना 31 बटे 100, इसे सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आ जाएगा 71.61%। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है, सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर प्रिंटर को बेच दिया, तो उसको कुल कितना लाभ हुआ? यही प्रश्न है। तो 42,000 में जो खरीदा है लैपटॉप, उसका 10% कितना होगा? तो हम लोग जानते हैं इसका 10% निकालेंगे तो 4200 रुपये होगा। कितना होगा? 4200 रुपये होगा। वहीं बात करें 5%, तो 8,000 का 5% कितना होगा? 400 रुपये होगा। कितना होगा? 400 रुपये। तो कुल लाभ इसको कितना हो जाएगा? 4200 और 400 कितना हो जाएगा? 4600 रुपये। कितना हो जाएगा? 4600 रुपये। अतः दोनों पर प्राप्त प्रतिशत लाभ कितना हो जाएगा? तो कुल लाभ कितना? तो कुल लाभ हो गया 4600। 4600 गुना 100 और बटे दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों का मूल्य 50,000। इसके सॉल्व कीजिएगा तो 9 होल 1/5%। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न है, एक ऑटो व्यापारी जो कार के अंकित मूल्य पर 12% छूट देता है तथा 10% लाभ अर्जित करता है। यदि सूची मूल्य कितना है? तो सूची मूल्य 1,26,000 हो तो क्रय मूल्य क्या होगा? इसे सॉल्व कीजिएगा तो सूची मूल्य को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे कि कितना, यानी 1,26,000 का छूट दे रहा 12%, यानी 88% में बेचा। और वहीं जो है लाभ कितना कमा रहा है? तो लाभ कमा रहा है 10%, तो इसका 110%। इसको आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 1,18,000 रुपये। 1,18,000 रुपये। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, एक 9500 की राशि का कुछ भाग साधारण ब्याज 15% प्रति वर्ष की दर से तथा बचा हुआ भाग साधारण ब्याज की दर 20% की दर से उधार पर दिया गया। 3/2 वर्ष पश्चात
कुल ब्याज उसको इतना मिला। 15% तथा 20% की दर से उधार दी गई राशियों का अनुपात, इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा एलिगेशन फार्मूला से। तो इसका आंसर आ जाएगा 2:3, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण बाल सफ़ेद होते हैं? तो बाल सफ़ेद किस विटामिन के कारण होते हैं? B3 के कारण, ऑप्शन नंबर ए, B3 के कारण बाल सफ़ेद होते हैं। बालों के समय से पहले सफ़ेद होने के लिए बायोटिन के लो लेवल वाले विटामिन और फोलिक एसिड की कमी के कारण होते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखाई देता है? तो कौन सा लाल दिखाई देता है? मंगल ग्रह, ऑप्शन नंबर ए। मंगल ग्रह को हम लोग लाल ग्रह भी कहते हैं। क्यों? आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था स्लाइडेन एंड स्वान ने। स्लाइडेन और स्वान ने, ऑप्शन नंबर सी। स्लाइडेन एंड स्वान ने 1839 ईस्वी में मैथेसियन जेबक स्टाइन, इसका पूरा नाम था, और थियोडोर स्वान द्वारा विकसित किया गया था। कोशिका सिद्धांत के 3 अवलोकन हैं। सभी जीव कोशिकाओं से बने हैं। कोशिकाएं जीवन की मूलभूत इकाई होती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। परमाणु के नाभिक की खोज किसने किया था? तो परमाणु के नाभिक की खोज किया था रदरफोर्ड ने। किसने किया था? रदरफोर्ड ने। कब किया था? 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? तो पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यानी इस वेग से किसी भी वस्तु को अगर हम लोग फेंकते हैं तो वह लौट के पृथ्वी पर नहीं आएगी, पृथ्वी के क्षेत्र से बाहर चला जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, पृष्ठ तनाव की बीमा है। तो सरफेस टेंशन का बीमा क्या होता है? तो ML0T-2, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पृष्ठ तनाव पदार्थ का वह गुण होता है जिस गुण से द्रव न्यूनतम पृष्ठ क्षेत्र के रूप में सिकुड़ने की कोशिश करता है। इसी के कारण वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। वर्षा की बूंदें गोलाकार होती है। अगला प्रश्न है, तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है। तो तंबाकू में नशीला पदार्थ क्या होता है? तो तंबाकू में नशीला पदार्थ होता है निकोटीन, ऑप्शन नंबर ए, निकोटीन, जो स्वास्थ्य के लिए लाभदायक नहीं होता है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है? तो आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है कार्नस लिनियस को, ऑप्शन नंबर डी। किसे कहा जाता है? कार्नस लिनियस को कहा जाता है। इन्होंने द्विपद नामकरण की आधुनिक अवधारणा की नींव रखी थी। अगला प्रश्न है, धूप के चश्मे के लेंस में किस कांच का प्रयोग होता है? तो धूप का चश्मा में क्रूक्स कांच। धूप का चश्मा में किसका प्रयोग होता है? क्रूक्स कांच का प्रयोग होता है, जो सूर्य से निकलने वाले पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित करता है। यही कारण है कि क्रूक्स ग्लास का उपयोग धूप के चश्मे के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला प्रश्न है, हेपेरिन का निर्माण डैश द्वारा होता है? तो हेपेरिन का निर्माण रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी। हेपेरिन का निर्माण मानव शरीर में यकृत, फेफड़े और रक्त कोशिकाओं के द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र मापा जाता है किसमें? फ्लक्सोमीटर में, ऑप्शन नंबर डी, फ्लक्सोमीटर में। अगला प्रश्न है, किस पोषक तत्व का सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है? तो सर्वप्रथम मुंह में पाचन होता है कार्बोहाइड्रेट का। किसका होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन सर्वप्रथम मुंह में होता है। भोजन प्रणाली और संबंधित ग्रंथियां। मानव पाचन तंत्र के 2 भाग होते हैं, भोजन प्रणाली और संबंधित ग्रंथियां। मुख्य भोजन को मुख गुहा की ओर ले जाता है। मुख गुहा में कई दांत और एक मांसपेशियां युक्त जिह्वा होती है। मुख गुहा के ऊपरी भाग को तालु कहा जाता है। कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुख गुहा से ही शुरू हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? तो प्रथम नाभिकीय रिएक्टर किसके निर्देशन में बनाया गया था? एनरिको फर्मी के नेतृत्व में, एनरिको फर्मी के निर्देशन में बनाया गया था, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, पहला न्यूक्लियर रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी ने शिकागो पाइल 1 नाम से बनाया था और सैन्य उद्देश्य के लिए पहला न्यूक्लियर प्लांट 1954 में सोवियत संघ ने स्थापित किया था। भारत के पृथ्वी प्रक्षेपास्त्र की तुलना रूस के किस मिसाइल से की जाती है?
तो रूस के किस मिसाइल से भारत का पृथ्वी की तुलना की जाती है? रूस के स्कड से। ऑप्शन नंबर सी, रूस के स्कड मिसाइल से इसकी तुलना की जाती है। अगला प्रश्न है प्याज है, तो प्याज क्या है? प्याज एक बल्ब है। ऑप्शन नंबर बी, प्याज एक बल्ब है। एक प्याज के मासल पत्ते इसके खाने योग्य भाग है। पूर्ण रूप से प्याज एक बल्ब है जो तने का एक मोटा संशोधित रूप है, यानी इस तने का रूपांतरित रूप है जो इस मासल पत्तियों से घिरा होता है, जो प्याज के अंकुरन के लिए भोजन का भंडारण करते हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री पर आनत है, जैसा कि दी गई आकृति में दिखाया गया है। देख लेते हैं इसे। प्रश्न है एक चिकना आनत तल क्षैतिज के साथ थीटा डिग्री पर आनत है, जैसा कि आकृति में दिखाया गया है। एक पिंड विराम अवस्था से प्रारंभ कर आनत पृष्ठ पर से नीचे की ओर फिसलता है। अधस्तर तक पिंड को पहुंचने में लगा समय, ये यहाँ से यहाँ पहुंचने में कितना समय लगा? तो इसे आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है निम्नलिखित पदार्थों के उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो देख लीजिए प्रयोगशाला में पहले क्या हुआ। तो प्रयोगशाला में सबसे पहले केवलार का संश्लेषण हुआ, उसके बाद फ्लोरीन का संश्लेषण हुआ, उसके बाद ग्रेफीन का संश्लेषण हुआ और सबसे अंत में ब्लैक गोल्ड का संश्लेषण हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। केवलार एक गर्मी प्रतिरोधी और मजबूत सिंथेटिक फाइबर है। इससे बुलेट प्रूफ वस्त्र, हेलमेट आदि बनाए जाते हैं। फ्लोरीन कार्बन का एक उपयोगी अपरूप है। यह रासायनिक रूप से अस्थायी और अक्रियाशील होते हैं। वहीं ग्रेफीन की बात करें, यह कार्बन का अपरूप है। इसे दुनिया का सबसे मजबूत मटेरियल माना जाता है। यह स्टील से भी 100 गुना मजबूत होता है। यह बहुत हल्की होती है और लोचदार होती है। इसका उपयोग अनेक वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। वहीं बात करें ब्लैक गोल्ड, तो इसकी खासियत यह होती है कि यह प्रकाश और कार्बन डाइऑक्साइड दोनों को ऑब्जर्व करने की क्षमता रखता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सूची 1 को सूची 2 से मिलान करें। तो लैक्टिक एसिड हम लोग जानते हैं दूध में पाया जाता है। एसिटिक अम्ल हम लोग जानते हैं सिरका में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल नींबू संतरा में पाए जाते हैं। ब्यूटारिक अम्ल ये दुर्गंध युक्त मक्खन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हैं। प्रश्न है लार निम्न में से किसके पाचन में सहयोग करती है? तो लार स्टार्च के पाचन में सहयोग करती है। ऑप्शन नंबर ए। लार में 2 एंजाइम टाइलिन और लाइसोजाइम पाए जाते हैं। इसमें से टाइलिन स्टार्च को माल्टेज शर्करा में अपघटित करता है और माल्टेज नामक एंजाइम माल्टोज शर्करा को ग्लूकोज में परिवर्तित कर देता है और लाइसोजाइम भोजन के साथ आए हानिकारक जीवाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। अगला प्रश्न है विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विटामिन ई का महत्वपूर्ण स्रोत है गेहूँ अंकुर का तेल, और यानी अंकुरित जो अनाज होते हैं उनमें विटामिन ई की मात्रा पाई जाती है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने डिजिटल माध्यम से श्रीनगर में स्वामी रामानुजाचार्य की प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ पीस नाम दिया गया का अनावरण किया है? तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। किसने? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने। वहीं स्वामी रामानुजाचार्य वैदिक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। उन्होंने समूचे भारत की यात्रा की और समानता तथा सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर बल दिया। उनकी शिक्षाओं ने भक्ति आंदोलन के संतों को प्रेरित किया और उन्हीं के शिष्य रामानंद ने भक्ति आंदोलन की शुरुआत किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है किस देश के प्रधानमंत्री रणनील विक्रमसिंघे ने हाल ही में अपने पद से इस्तीफे का ऐलान किया है? तो श्रीलंका के। कहाँ के? श्रीलंका के ये प्रधानमंत्री थे जिन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया था और इन्होंने 2022 में इस्तीफा भी दे दिया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहे मेराज अहमद खां किस खेल से जुड़े हैं?
तो मेराज अहमद खां, इनका संबंध शूटिंग से है। ऑप्शन नंबर ए, किनसे है? शूटिंग से। 2 बार के ओलंपियन और भारत के स्कीट निशानेबाज मेराज अहमद खान ने कोरिया के चांगवेन में ISSF विश्व कप में देश का पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीता है। भारत 5 स्वर्ण, 5 रजत और 3 कांस्य पदक के साथ तालिका में शीर्ष पर बना हुआ है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। किस भारतीय अर्थशास्त्री को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है इंदरमित गिल को। ऑप्शन नंबर सी, इंदरमित गिल को विश्व बैंक का मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया गया है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है 13 एक्सप्रेस वे वाला देश का पहला राज्य निम्न में से कौन बन गया है? तो उत्तर प्रदेश। ऑप्शन नंबर बी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देश के सबसे बड़े एक्सप्रेस वे नेटवर्क की आधारशिला रखी। आने वाले समय में दुनिया के कई समय में कई देशों से अधिक एक्सप्रेसवे कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश में होगी। प्रदेश में कुल मिलाकर अभी 13 एक्सप्रेसवे बन चुका है। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। हाल ही में खबरों में रहा चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है? चाबहार बंदरगाह यह ईरान में है। किस देश में है? ईरान में है। चाबहार बंदरगाह ईरान में स्थित एक रणनीतिक बंदरगाह है जो मध्य एशियाई क्षेत्र के लिए वाणिज्यिक परागमन केंद्र है। चाबहार दिवस अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे की शुरुआत को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। चाबहार दिवस के अवसर पर केंद्रीय बंदरगाह नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने इंडियन पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड के साथ, जिसे चाबहार विकास परियोजना में भाग लेने के लिए बनाया गया था, मुंबई में एक सम्मेलन का आयोजन किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है उत्पादन और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत की तीसरी सबसे महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है? तो सबसे तीसरा खाद्य फसल है ज्वार। कौन सा? ज्वार। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए। हम लोग जानते हैं प्रमुख खाद्य फसल चावल, उसके बाद गेहूं, उसके बाद ज्वार का नंबर आता है। ज्वार उत्पादक की बात करें तो ये महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। साइरस मिस्त्री, जिनकी 14 सितंबर 2022 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई, किस भारतीय बहुराष्ट्रीय समूह के पूर्व अध्यक्ष थे? तो साइरस मिस्त्री जो थे वह किसके पूर्व अध्यक्ष थे? तो टाटा समूह के। ऑप्शन नंबर डी, टाटा समूह के। साइरस मिस्त्री एक भारतीय मूल की आयरिश व्यवसायी थे जिनकी 4 सितंबर 22 को एक कार दुर्घटना में मृत्यु हो गई। वह 2012 से 16 तक टाटा समूह के अध्यक्ष रहे थे। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया? तो अपना देश भारत। अपना देश भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाला देश बन गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, और प्रश्न है भारतीय स्टेट बैंक ने किस शहर में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू की है? तो ये किस स्थान पर? तो ये बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। भारतीय स्टेट बैंक ने बेंगलुरु में स्टार्टअप के लिए अपनी पहली शाखा शुरू करने की घोषणा की है। शाखा का उद्देश्य स्टार्टअप को प्रोत्साहित करना। SBI के जो अध्यक्ष है दिनेश खारा ने इस शाखा का उद्घाटन कोरमंगलम में किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है सद्भावना दिवस भारत के किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती के रूप में मनाया जाता है? तो राजीव गांधी। राजीव गांधी के जयंती के अवसर पर हम लोग सद्भावना दिवस मनाते हैं। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न, और प्रश्न है भारत सरकार द्वारा किस लोक नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो किसे नामित किया गया? गरबा। किसे? गरबा। ऑप्शन नंबर ए। भारत सरकार ने यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में नामित करने के लिए लोकनृत्य गरबा को नामांकित किया है। यूनेस्को के निदेशक एरिक फॉल्ट के अनुसार 2021 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में दुर्गा पूजा पर्व को शामिल किया गया था। अब भारत ने 2022 के लिए गरबा को नामित किया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। SCO के रक्षा मंत्रियों की
वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो किस देश में इसका आयोजन किया गया है? आयोजन ये हो चुका है 23 अगस्त 2022 को। कहाँ हुआ है? तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में। उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में एसएचओ की बैठक हुई है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। भारत के किस राज्य में पहली बार जनजातियों पर ज्ञानकोश के 5 संस्करण जारी किए गए हैं? तो ये किस राज्य में? तो उड़ीसा, ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा राज्य में। भारत का उड़ीसा राज्य आदिवासी समुदायों पर सदियों पुरानी और अनूठी परंपराओं का दस्तावेजीकरण के लिए एक ज्ञानकोश के 5 संस्करण को जारी किया। ऐसा करने वाला वह भारत का पहला राज्य बन गया। इस ज्ञानकोश में कुल 3800 पन्ने हैं। कितने पन्ने हैं? 3800 पन्ने हैं। इसमें 62 जनजाति संप्रदाय के बारे में बताया गया है, जिसमें 416 अनुसंधान संदर्भ प्रकाशित किया गया है। अगला प्रश्न है, वर्ष 2020 के दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो 2020 की का बात हो रहा है, तो 2020 के लिए आशा पारेख को मिला है। किसे? आशा पारेख को 2020 में दादा साहेब फाल्के पुरस्कार मिला है। प्रश्न है, कन्वर्जेंस पोर्टल संयुक्त रूप से किन 2 मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किन के द्वारा लॉन्च किया? कृषि मंत्रालय और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। इसके तहत कृषि की अवसंरचना कोष, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम योजना का औपचारिकरण और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के बीच एक कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया गया। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, पर्यावरण मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किस राज्य में किया जाएगा? तो ये किस राज्य में किया जाएगा? ये संपन्न हो चुका है, ये गुजरात में संपन्न हुआ 23 सितंबर 2022 को ये सम्मेलन संपन्न हुआ। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। और प्रश्न है, टेलीमानस पहल किस स्वास्थ्य सेवा से जुड़ी एक पहल है? तो ये किससे जुड़ी पहल है? मानसिक स्वास्थ्य से, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। टेलीमानस पहल मानसिक स्वास्थ्य से जुड़ी एक पहल है। और इसकी बात करें तो यह जो है टेलीमानस पहल नामक एक 24x7 टेली मानसिक स्वास्थ्य सेवा शुरू की गई। यह सेवा 20 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में शुरू की गई है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, स्टेडफास्ट नून का संबंध किससे है? तो स्टेडफास्ट नून इसका संबंध किससे है? इसका संबंध है परमाणु युद्ध अभ्यास से, परमाणु युद्ध अभ्यास से। रूस के साथ बढ़ते तनाव के बीच उत्तरी अटलांटिक संगठन, जिसे हम लोग नाटो के नाम से जानते हैं, के सदस्य स्टेडफास्ट नून नामक एक परमाणु अभ्यास करेंगे। प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाए, यह जो है प्रत्येक वर्ष आयोजित किया गया, यह 1 सप्ताह से अधिक दिन तक चलेगा। इस अभ्यास में नाटो के 30 में से 14 सदस्य देश भाग लेंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन के अध्यक्ष और सह अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया भारत और फ्रांस को, भारत और फ्रांस को, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, केंद्रीय खेल मंत्री ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 का लोगो लॉन्च किया। इस गेम का आयोजन किस राज्य में होगा? नहीं, ये हो चुका है। तो ये खेलो इंडिया यूथ गेम 2022 ये किस राज्य में हुआ? तो ये हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, किस संस्था ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवा कर समझौता आयोग की स्थापना किया है? तो किस संस्था ने इसका स्थापना किया है? तो ये स्थापना किया है सीबीआईसी ने, सीबीआईसी ने, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। यह सीमा शुल्क अधिनियम, केंद्रीय शुल्क उत्पाद अधिनियम और सेवा कर व्यवस्था के तहत जारी कारण बताओ अधिसूचनाओं को हल करने के लिए लॉन्च किया गया। इसकी मदद से पूर्व के अप्रत्यक्ष कर ढांचे के तहत मुद्दों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित किया जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। और प्रश्न है, निम्न में से ये कौन अपने 100वें टेस्ट में दोहरा शतक लगाने वाले विश्व के दूसरे बल्लेबाज बन गए हैं? तो ये बने हैं डेविड वार्नर, ऑप्शन नंबर डी, डेविड वार्नर। ये ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं। अगला प्रश्न है, किस देश ने हाल ही में भारत की स्वतंत्रता की
75वीं वर्षगांठ के सम्मान में एक विशेष डाक टिकट जारी किया है। तो किस देश ने जारी किया है? तो ये सर्बिया ने जारी किया है। ऑप्शन नंबर बी, सर्बिया ने जारी किया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नितिन मनमोहन का निधन हो गया, वह किस क्षेत्र से के प्रसिद्ध व्यक्ति थे? नितिन मनमोहन ये किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो इनका संबंध फिल्म इंडस्ट्री से था। किससे? फिल्म इंडस्ट्री से था। ऑप्शन नंबर सी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, नेशनल मोबाइल मॉनिटरिंग सिस्टम NMMS किस केंद्रीय मंत्रालय की एक पहल है? तो ये किसकी पहल है? ये ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। ग्रामीण विकास मंत्रालय की एक पहल है। यह 1 जनवरी 2023 से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत कार्यरत कर्मचारियों को अपनी उपस्थिति डिजिटल रूप से दर्ज करने के लिए आवश्यक हेतु लॉन्च किया गया है। इसमें उपस्थिति को ट्रैक करने के लिए नेशनल स्मार्टफोन मॉनिटरिंग सिस्टम मोबाइल एप्लीकेशन का उपयोग किया जा रहा है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिहार के किस जिले की नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा है? तो किस जिले का सबसे लंबी सीमा है? पश्चिमी चंपारण। पश्चिमी चंपारण सबसे अधिक सीमा साझा करता है नेपाल से। कांवर झील किस जिले में है? तो बेगूसराय में है। किस जिले में है? बेगूसराय में है। अगला प्रश्न है, ककोलत झरना किस जिले में है? तो ककोलत झरना हम लोग जानते हैं यह किस जिले में है? यह नवादा में है। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन बिहार कोकिला के नाम से विख्यात है? तो बिहार कोकिला नाम से कौन विख्यात है? तो विंध्यवासिनी देवी। ऑप्शन नंबर सी। कौन? विंध्यवासिनी देवी। मुजफ्फरपुर की जन्मी विंध्यवासिनी देवी को बिहार कोकिला कहा जाता है। उन्हें 1974 ईस्वी में पद्मश्री से नवाजा गया था। अगला प्रश्न है, दक्षिण बिहार में प्रवाहित होने वाली गंगा को सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है, 33वीं ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 बिहार का स्थान कौन सा रहा? तो बिहार कितवें स्थान पे रहा था या दूसरे स्थान पे रहा था? किस स्थान पे? दूसरे स्थान पे। 33 ईस्ट जोन एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2022 पाटलिपुत्रा कॉम्प्लेक्स पटना में इसका आयोजन किया गया था। 12 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश ने हिस्सा लिया था, जिसमें झारखंड पहले स्थान पे था और बिहार दूसरे स्थान पे। अगला प्रश्न है, बिहार राज्य के हर जिला मुख्यालय स्तर पर किस आवासीय विद्यालय की तर्ज पर स्कूल खोले जाएंगे? तो किसके तर्ज पर? सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय। सिमुतल्ला आवासीय विद्यालय जो जमुई जिले में है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न है, बिहार में कितने नए कोर्स स्टूडेंट्स क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? तो कितने नए कोर्स स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना के दायरे में लाए जाएंगे? तो 87। कितना? 87। बिहार में कृषि, चिकित्सा, श्रम, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, उच्च शिक्षा सहित 7 विभागों से ली गई राय के बाद स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के दायरे में 87। प्रश्न है, साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार बिहार के किस साहित्यकार को मिलेगा? तो ये देने की घोषणा हुआ है डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र। डॉक्टर रत्नेश्वर मिश्र को देने की घोषणा हुआ है। उनके एक उपन्यास था अंग्रेजी में आज़ादी की मैथिली में इन्होंने अनुवाद किया था, उसी के लिए इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। दोस्तों, ये था क्राउन का बेहतरीन सेट जो पूरा दरोगा का एक प्रैक्टिस सेट है। यानी इसमें जीके जीएस, इसमें करंट के भी क्वेश्चन है और इसमें मैथ के भी क्वेश्चन है। तो पूरा वीडियो आप लोग देखिए और पूरा 20 सेट हम लोग देखेंगे। बहुत अच्छा सेट है, आप लोग मन लगा के पढ़िए और उम्मीद है अगर आप लोग तैयारी अच्छे से करेंगे तो आपकी 100% रिजल्ट होगी। दोस्तों, अगर वीडियो वास्तव में अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देंगे और अपने अपने ग्रुप में शेयर कर देंगे। धन्यवाद।